चलिए भाई, स्टार्ट हो गया क्या? सबसे पहले तो ये लोग बताइएगा, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है कि नहीं भाई? नहीं आ रही? अब इसका क्या कर सकते हैं भाई, नहीं आ रही तो आ रही होनी चाहिए। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और सीडीपी की क्लास चल रही है, क्लास नंबर 32 होगा, शायद 31 या 32 ही होगा। बाकी सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। प्रैक्टिस का मतलब यह सब कुछ हो जाता है आपका, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाती है, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी हमें कुछ बताने की बात ज़रूरत नहीं है, आपने प्रीवियस की जो वीडियोस दे रखी हैं तो उनके आधार पर आप लोग यहाँ पर क्लासेस को कंटिन्यू कीजिएगा। क्लियर है? तो प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, 30 क्लासेस की आपकी प्लेलिस्ट अपलोड अब तक हो चुकी है। क्लियर है मेरे भाई? बाकी आप लोगों में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्लास को लेते रहिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समय को बर्बाद करते ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा फायदा है। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए, मनोदशा और स्वभाव की प्रकृति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? चलिए भाई, तो हॉवर्ड गार्डनर की बात करें तो इनके हॉवर्ड गार्डनर, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हॉवर्ड गार्डनर गार्डनर हॉवर्ड गार्डनर की बात करें तो इनके द्वारा जो दिया गया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। किसका सिद्धांत था? बहुबुद्धि का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और इनके द्वारा इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। इनके द्वारा जो बुद्धि के प्रकार बताए गए थे, इसमें कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 4 बुद्धि आपके ऑप्शंस में, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई थी। सबसे पहला पहला यहीं से स्टार्ट बोल देते हैं, भाषागत यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की गई थी। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करी जाए तो जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं और पत्रकार को भी बोल सकते हैं, तो इनको लैंग्वेज का बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तो जिनको लैंग्वेज में परख ज्यादा होती है वो आपकी किस में आ जाएंगे? भाषागत बुद्धि में आ जाएंगे। लेकिन आपके विकल्प में था मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो होगा नहीं। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि की बात करें, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करें, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, तो इसके अंतर्गत बच्चे के शरीर की बात की जाएगी, शारीरिक विकास की बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास की तो बात यहाँ पर की नहीं है। अब 2 प्रकार के बनते हैं, एक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, यहाँ पर तह लगा सकते हो आप। तो अंतःवैयक्तिक होता है आपका जिसको स्वयं के बारे में जानकारी ज्यादा होती है, एक तरीके से सन्यासी व्यक्ति, जो साधु व्यक्ति होते हैं, वो आपके अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये दूसरों के बारे में बता दें आपको, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अंतर्वैयक्तिक वो क्या करते हैं, जैसे आपके नेता वगैरह हुए, वो आपसे क्या कहेंगे? समोसा खाया? क्या समोसे की जरूरत है? क्या पानी की जरूरत है? पानी की टंकी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, वो मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। कोई भी नेता होगा वो जनता की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर ही अपने भाषण देता है, और उसको जीतने के बाद तो फिर वो पता ही नहीं क्या करते हैं। तो जो अंतर वैयक्तिक होते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, वो उनके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला क्वेश्चन आपका निपट चुका है। सी फॉर चंदू की चाची से कहो ना प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या कहलाता है? आपको लड़की की तरह नहीं रोना है, अपने बच्चे से कहती है, पिताजी बोलते हैं अपने लड़के से, तो लड़के से लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो। इसका मतलब ये स्टेरियोटाइप्स को दिखाने की बात की गई है, जेंडर बाइस की बात की गई है, लैंगिक पक्षपात की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर एक बात करें जेंडर पहचान, तो उसको क्या उसके पिता को नहीं पता कि इसके जेंडर क्या है? तो ये तो कहीं बात ही नहीं बनती। सातत्यता, स्थिरता की बात नहीं की है, स्थिरता थोड़ी होगी, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जेंडर पैरिटी की बात की गई है? कहीं नहीं की गई है। तो जेंडर पैरिटी कहाँ होगी? पैरिटी होती तो आप ये बात थोड़ी बोलते कि लड़की तरह ना रो। रोना किसी का भी हो,
लड़के का हो या लड़की का हो, तो ये कहीं ना कहीं पैरिटी को तो शो नहीं कर रहा है, तो किसको कर रहा है मेरे भाई? तो इसी को बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। इसका दूसरा नाम है जेंडर स्टेरियोटाइप्स। जो हमारे परंपरागत 100 सालों से जो चले परंपराएं चली आ रही हैं, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जेंडर रूढ़िवादिता का हिस्सा होगा। लड़कियों से बोला जाता है कि तुम बर्तन धो, घर का काम करो, हाउसवाइफ बनो, आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ आप घर के कार्य करो। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर वाइज को शो करता है। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि लड़कियों को फुटबॉल करने से, खेलने से मना किया जाता है और उनसे बोला जाता है कि फुटबॉल तो लड़के खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका जेंडर स्टेरियोटाइप्स है, जो कि पिछले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न ऐसा है, हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन पेपर में आपके ना आए। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बउआ की बहू से कहो। आंसर बी लगा दिया हमने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करें, CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें मेरे भाई, तो यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। आप इसको आसान तरीका बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं तो ये बात सही सी लग रही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम पहचान प्रक्रिया, ये बात सही है, इस वजह से गलत लग रही है। यह विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, बात सही है, इस वजह से गलत है क्योंकि आपसे नोट पूछा है, आपको ध्यान इस बात को देना है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं के आकलन नहीं कर पाते, ये बात तो सही है। पेपर कलम ही सभी प्रकार की विशेषताओं क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते, सही है, इस वजह से गलत है क्योंकि आपसे गलत पूछा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा? सही था, इस वजह से गलत है कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। क्लियर है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आओ कभी हवेली पर हम आपको जरूर मिलेंगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट बोला है, स्टेटमेंट क्या है? एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शो कर रहा है कि जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको हमें मान्यता देनी चाहिए, उनको हमें बराबर सम्मान देना चाहिए। क्लियर है? अब तर्क क्या बोल रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। मेरे भाई एक समरूप समूह गठित करते हैं, आप कैसे कह सकते हो? तो ये इस बात को तो शो ही नहीं कर रहा है। पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए टीचर को, और ये बोल रहा है कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो इसका तो उससे कोई लिंक ही नहीं हुआ, यानी कि बात ए तो सही है लेकिन आर बात क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर कहो ना प्यार है चंदू की चाची से। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों को क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेनी आह पिन्नाला बिग बियर को याद करते हैं, VIGBYOR। तो इंद्रधनुष की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रिज्म हो जाएगा, और इस प्रिज्म से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने पर सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। और फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर है मेरे भाई? ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हो। प्रिज्म का कोण बोलते हैं इसे ए, इसे डेल्टा बोलते हैं। क्लियर है? इसे आपतन कोण आई बोलते हैं, और इसको परावर्तन कोण आर बोलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है आपका, जिसको क्या नाम दे देते हैं हम? बिग बियर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जिसको हम याद करते हैं तो बेनी आह पिनाला के नाम से याद करते हैं। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण नहीं है, वितरित अभ्यास नहीं है, लक्ष्य निर्देशित योजना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्मरणोपकारी है, याद करने का एक तरीका बनाया हुआ है, वही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बउआ की बहू से कहो सही है। चलिए भाई, किसी को कहीं भी, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ चंदू के चाची, बउआ की बहू, तो आपको कहीं ना कहीं दिल पे नहीं लेनी है किसी को बात, कहीं कोई हो जिसका नाम हो दिल पे आप ले लोग ले जाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाने का है, समझाने का है, बाकी और कुछ नहीं है। आप लोग कुछ बनाइएगा नहीं,
नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन, ये नहीं होगा भाई। यहां पर अगर होता अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी अपसारी चिंतन को फॉलो करती है, तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा। लेखन वैकल्पिक विषय पढ़ने में कठिनाई, बात तो सही लग रही है। बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण नहीं है, समावेश में ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। क्लियर है मेरे भाई, नाम चेंज कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम की निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग करना, बात सही है। विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं को समन्वित करना, बात सही है। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख को लक्ष्य बढ़ावा देना, ठीक नहीं लग रही है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित, ये नहीं होगा, ये ठीक है। फिर भी प्रक्रिया उन्मुख, ये भी नहीं है भाई। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख को लक्ष्य बढ़ावा देना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही होगा, सी फॉर चंदू की चाची। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको भाषा के एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। एकल को नहीं कर सकते, बहुल को कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यार्थियों को भेजने का प्रस्ताव करना चाहिए। आप क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं करेंगे, बांटने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर थोपने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, बात ठीक है। भाषाओं में मिश्रित करने पर फटकारना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चंदू की चाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहीं आप लोग ठेस पहुंचाए। चलिए नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। ठीक लग रहा है भाई? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर और उनके विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ साथ अलग कक्षा में किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है तथा प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। बात बिल्कुल सही है, डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए भाई, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं को बहुत नजदीक या दूर पकड़ता है, बार बार आंख झपकता है और आंख बंद करता है, उसकी आंखों में लालिमा होती है, चेकबोर्ड पर लिखी हुई वस्तुओं को गलत पढ़ता है। ये विशेषता निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संकेत कर देती है? तो साफ साफ है, विजुअली हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं, दृष्टि बाधिता, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? दृष्टि बाधिता को ये लोग शो कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों की इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बट आप लोग क्लासेस को लेते रहिएगा, उसका फायदा लीजिएगा और एग्जामिनेशन में एक बेहतर स्कोर आप लोग कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।